हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन बालक में आप सभी का स्वागत है। सो वेलकम बैक टू आवर थर्ड चैप्टर। हमने थर्ड चैप्टर के सेकंड लेक्चर में मुख्य रूप से असंगतता, निषेचन और निषेचन की प्रक्रिया का अध्ययन हमने कई बिंदुओं के अंतर्गत किया था, जिसमें हमने परागकणों का अंकुरण एवं परागनलिका की वृद्धि, परागनलिका का बीजांड में प्रवेश, परागनलिका का भ्रूणकोश में प्रवेश, द्विनिषेचन, त्रिनिषेचन और इनका हमने महत्व पढ़ा था। आज हम एग्ज़ाम की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है भ्रूणपोष। क्या पढ़ेंगे आज? भ्रूणपोष है हमारा आज का टॉपिक। तो बच्चों, सबसे पहले अपन बात करते हैं कि भ्रूणपोष क्या होता है। इसे एंडोस्पर्म भी कहते हैं। आवर्तबीजी पादपों में त्वरित संलयन द्वारा त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्र का निर्माण होता है। यह सदैव निषेचन के दौरान ही बनने वाली संरचना होती है, यानी भ्रूणपोष है वो निषेचन के समय ही बनती है। अनावर्तबीजी पादपों में भ्रूणपोष का निर्माण निषेचन से पहले ही हो जाता है, जो कि अगुणित प्रकार का होता है। भ्रूणपोष दोनों ही प्रकार के पादप समूह में भ्रूण के विकास के लिए आवश्यक पोषण प्रदान करता है। या आप भ्रूणपोष को इस तरीके से भी परिभाषित कर सकते हैं कि द्विनिषेचन तथा त्रिसंलयन के परिणाम स्वरूप प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्र का निर्माण होता है, जिससे लगातार कोशिका विभाजन के परिणाम स्वरूप एक त्रिगुणित संरचना का निर्माण होता है, जिसे हम भ्रूणपोष कहते हैं। तो देखिए, भ्रूणपोष एक त्रिगुणित संरचना होती है। मैं आपको कुछ चीज़ें क्लियर कर देता हूँ पहले ही, जिससे कि आपको किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। देखिए, एक तो मैंने कहा भ्रूणपोष, और भ्रूणपोष से पहले हमने पढ़ा भ्रूणकोश। क्या पढ़ा? एक तो अभी मैंने बताया आपको भ्रूणपोष, और एक मैंने बताया आपको पहले भ्रूणकोश। देखिए, इन दोनों में अंतर स्पष्ट कर देता हूँ पहले ही, ताकि आपको किसी प्रकार की समस्या का सामना करना ना पड़े। देखिए, सबसे पहले मैं बता देता हूँ आपको कि भ्रूणकोश क्या है। प्यारे बच्चों, जो भ्रूणकोश है इसे बोलते हैं एम्ब्रियोसेक, और भ्रूणपोष है इसे बोलते हैं एंडोस्पर्म। तो भ्रूणकोश का पहला अंतर मैं आपको बता रहा हूँ कि यह बीजांड में बीजांड काय के ऊतक में धंसा हुआ एक कक्ष होता है, यानी बीजांड में बीजांड काय के ऊतकों में धंसा हुआ एक कक्ष होता है, जिसे आप बोलते हैं भ्रूणकोश। अब देखिए, भ्रूणपोष क्या है? यह भ्रूणकोश के अंदर स्थित होता है। भ्रूण जो पोष होता है वो भ्रूणकोश के अंदर होता है। दूसरा मैं डिफरेंट बता रहा हूँ भ्रूणकोश का, कि भ्रूणकोश का विकास गुरु बीजाणु जनन के फलस्वरूप होता है, यानी जो भ्रूणकोश है वो गुरु बीजाणु जनन के फलस्वरूप बनने वाली संरचना होती है, जबकि भ्रूणपोष का विकास त्रिसंलयन के फलस्वरूप बने प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रकों से होता है। अब देखिए, तीसरा अंतर बता रहा हूँ मैं भ्रूणकोश का, कि यह अंड उपकरण प्रतिमुखी एवं सहायक कोशिकाओं तथा द्वितीय केंद्र को धारित करता है, यानी यह अंड उपकरण है प्रतिमुखी कोशिका या प्रतिव्यासत कोशिका एवं सहायक कोशिकाओं व द्वितीय केंद्र को धारण करने वाली संरचना होती है। अब देखिए, भ्रूणपोष में बता रहा हूँ आपको कि भ्रूणपोष परिवर्तनशील भ्रूण को पोषण उपलब्ध करवाता है। ये तो हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया भ्रूणपोष और भ्रूणकोश के बारे में। अब देखिए, हम बात करते हैं कि भ्रूणपोष के प्रकार कितने हैं। ये जो आपको डायग्राम दिखाया गया है, यह भ्रूणपोष की है। भ्रूणपोष मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। पहला जो भ्रूणपोष है उसका नाम है केंद्रीय भ्रूणकोश, या इसको हम केंद्रकीय भ्रूणपोष भी बोलते हैं, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म।
और दूसरा जो भ्रूणपोष है जिसका नाम है कोशिकीय भ्रूणपोष, जिसे हम सेल्यूलर एंडोस्पर्म भी बोलते हैं। और तीसरा जो भ्रूणपोष है जिसका नाम है माध्यमिक भ्रूणपोष यानी हेलोबियल एंडोस्पर्म। तो भ्रूणपोष कितने प्रकार के हो गए? 3 प्रकार के। पहला हो गया केंद्रकीय भ्रूणपोष, दूसरा कोशिकीय भ्रूणपोष और तीसरा हो गया आपका माध्यमिक भ्रूणपोष या हेलोबियल एंडोस्पर्म। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे केंद्रकीय भ्रूणपोष की कि भाई केंद्रकीय भ्रूणपोष है वो क्या होता है। देखिए ये जो संरचना है वो केंद्रकीय भ्रूणपोष की है। इस प्रकार के भ्रूणपोष परिवर्धन में प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक स्वतंत्र केंद्र के विभाजनों के द्वारा अन्य केंद्रकों का निर्माण करता है। यानी ऐसे भ्रूणपोष में मुख्य रूप से परिवर्धन में जो प्राथमिक भ्रूणपोष है केंद्रक स्वतंत्र केंद्रकीय विभाजन के द्वारा अन्य केंद्रकों का निर्माण करता है। इन केंद्रकों के बीच में मुख्य रूप से भित्ति नहीं बनती है, इन दोनों केंद्रकों के बीच में भित्ति नहीं बनती है। ये केंद्रक परिधि पर व्यासित हो जाते हैं तथा मध्य में एक बड़ी रिक्तिका बन जाती है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक एक बड़ी क्या बन जाती है? रिक्तिका बन जाती है। कुछ समय के बाद केंद्रकों के चारों ओर भित्ति निर्मित हो जाने से यह कोशिकीय हो जाता है। तो कुछ समय के बाद में केंद्र के चारों ओर भित्ति का निर्माण हो जाता है जिससे यह कोशिकीय हो जाता है। आवर्तबीजी के लगभग 56% आवर्तबीजी पादपों के लगभग 56% कुल्लों में केंद्रकीय भ्रूणपोष पाया जाता है। देखिए नारियल का पानी है वो एक प्रकार का केंद्रकीय भ्रूणपोष का उदाहरण है। यदि आप इसका एग्जाम्पल दो तो आप लिख सकते हैं नारियल का पानी एक प्रकार का केंद्रकीय भ्रूणपोष का उदाहरण है। इस भ्रूणपोष में एक द्रव्य भरा होता है जिसमें असंख्य जो केंद्रक होते हैं वो तैरते रहते हैं, इसे द्रव्य भ्रूणपोष कहते हैं। दूसरा भ्रूणपोष है जिसका नाम है कोशिकीय भ्रूणपोष यानी सेल्यूलर एंडोस्पर्म। देखिए ये क्या होता है? कोशिकीय भ्रूणपोष। इस प्रकार के भ्रूणपोष परिवर्धन में प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक में प्रथम व उसके बाद के सभी विभाजनों के साथ साथ कोशिका भित्ति का निर्माण हो जाता है। अपन इसको सिंपल भाषा में समझे तो इस प्रकार के भ्रूणपोष में परिवर्धन में जो प्राथमिक भ्रूणपोष है केंद्रक में प्रथम व उसके बाद के जितने भी विभाजन होते हैं उनमें साथ साथ कोशिका भित्ति का निर्माण हो जाता है। यानी सेल वॉल है वो कोशिकीय भ्रूणपोष में निर्मित हो जाती है। अतः यह प्रारंभ से अंत तक कोशिकीय ही रहता है। तो ये शुरू से लेकर अंत तक कोशिकीय रहता है। इस प्रकार के भ्रूणपोष में चुष्कांग विकसित हो जाते हैं। ये जो चुष्कांग है बाहर की ओर ये क्या हो जाते हैं? विकसित हो जाते हैं। चुष्कांग के बारे में अगले टॉपिक पर अपन बात करेंगे। इसके उदाहरण है पिटूनिया, बालसम, धतूरा। तो धतूरा है, बालसम है, बरबेस्कस है, ये सभी कोशिकीय भ्रूणपोष के उदाहरण माने जाते हैं। तीसरा जो भ्रूणपोष है जिसका नाम है माध्यमिक भ्रूणपोष यानी हेलोबियल एंडोस्पर्म। ये एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट लगा लेना आप। देखिए इस प्रकार का भ्रूणपोष मुख्य रूप से केंद्रकीय और कोशिकीय दोनों प्रकार के भ्रूणपोषों के मध्यवर्ती रूप है। यानी ये जो माध्यमिक भ्रूणपोष है वो केंद्रकीय और कोशिकीय भ्रूणपोष का मध्यवर्ती रूप होता है। यानी इन दोनों के मध्य का गुण पाया जाता है। यह दोनों प्रकार के भ्रूणपोषों का मिश्रण होता है। इसमें प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक में प्रथम विभाजन के बाद भित्ति का निर्माण होता है। तो प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक में प्रथम विभाजन के बाद में इसमें भित्ति है वो निर्मित होती है। इसमें एक बड़ी व छोटी कोशिका बनती है। तो देखिए ये जो दिखाई दे रही है क्या है? छोटी कोशिकाएं है। निभाग छोर वाली छोटी कोशिका के केंद्रक में मुक्त केंद्र के विभाजन होते हैं। तो देखिए यहाँ जो ऊपर वाला भाग निभाग है इसमें मुक्त केंद्र के विभाजन होता है जिनके बीच में कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पर कोशिका भित्ति निर्मित नहीं होती है। अंड द्वार की ओर स्थित बड़ी कोशिका में केंद्रक विभाजन व भित्ति निर्माण साथ साथ होता है। तो जो अंड द्वार वाला छोर है
उसमें बड़ी कोशिका में केंद्रक विभाजन और भित्ति का निर्माण दोनों साथ साथ होता है। इस प्रकार यह केंद्रकीय एवं कोशिकीय दोनों प्रकार के भ्रूणपोषों का मिला जुला रूप है। इसके आप एग्जाम्पल देना चाहो तो एक बीजपत्री पौधों के जो हेलोबियल गण के सदस्य, एक बीजपत्री पौधों के हेलोबियल गण के सदस्य। तो देखिए हमने मुख्य रूप से भ्रूणपोषों के प्रकार पढ़ा, केंद्रकीय, कोशिकीय भ्रूणपोष और हेलोबियल भ्रूणपोष। तो देखिए हम इनके फंक्शन पढ़ते हैं कि भ्रूणपोष का काम क्या है। देखिए भ्रूणपोष का जो पहला कार्य है कि भ्रूणपोष में मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और अन्य खनिज लवण पाए जाते हैं जो भ्रूण को प्राथमिक अवस्था में पोषण प्रदान करते हैं। तो एंडोस्पर्म यानी भ्रूणपोष का पहला कार्य क्या हो गया कि भ्रूणपोष में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और अन्य खनिज लवण होते हैं जो भ्रूण को प्राथमिक अवस्था में पोषण प्रदान करते हैं। दूसरा है भ्रूणपोषी बीजों में भ्रूणपोष बीज के अंकुरण के समय नवोद्भिद को पोषण प्रदान करता है। तो दूसरा काम हो गया कि भ्रूणपोष बीज के अंकुरण के समय जो नए पादप बनते हैं उनको पोषण उपलब्ध करवाता है। अब देखिए अगला हमारा टॉपिक है आवर्तबीजी पादपों में भ्रूण परिवर्धन कि जो आवर्तबीजी पादप होते हैं उसमें भ्रूण का परिवर्धन किस प्रकार से होता है। तो देखिए भ्रूण विकास की प्रारंभिक अवस्थाएं द्विबीजपत्री या एक बीजपत्री पौधों में समान होती है। तो भ्रूण विकास की जो शुरुआती अवस्थाएं होती है उसमें एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री पादपों में समान होती है। दोनों प्रकार के पौधों में युग्मनज अनुप्रस्थ विभाजन के द्वारा कोशिकीय परागभ्रूण बनाते हैं। तो देखिए दोनों ही प्रकार के प्लांटों में जो जायगोट है वो अनुप्रस्थ विभाजन के द्वारा दो कोशिकीय परागभ्रूण बनाते हैं। इसकी बीजांडद्वारी कोशिका आधारीय कोशिका व भ्रूणपोष की कोशिका शीर्ष कोशिका कहलाती है। तो देखिए सबसे पहले हम आवर्तबीजी पादपों में जो भ्रूण का परिवर्धन है वो द्विबीजपत्री प्लांट में पढ़ेंगे कि द्विबीजपत्री भ्रूण का विकास कैसे होता है, डेवलपमेंट ऑफ डाइकोट एम्ब्रियो। तो देखिए भ्रूण परिवर्धन का अध्ययन सर्वप्रथम हेस्टीन नामक वैज्ञानिक ने एक द्विबीजपत्री पादप जिसका नाम है केपसेला बर्सा पेस्टोरिस। तो भ्रूण परिवर्धन का अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया? हेस्टीन नामक वैज्ञानिक ने 1840 में द्विबीजपत्री पौधा केपसेला बर्सा पेस्टोरिस में किया था। तो देखिए सामान्यतः निषेचन के समय भ्रूणकोश में एक नर युग्मक होता है। नर युग्मक देखिए जो अंडकोशिका है, तो देखिए निषेचन के समय भ्रूणकोश में एक नर युग्मक अंडकोशिका से संयोजित होकर एक द्विगुणित कोशिका का निर्माण करता है जिसको हम बोलते हैं युग्मनज। युग्मनज में मुख्य रूप से अनुप्रस्थ विभाजन होता है जिसके कारण एक शीर्षस्थ कोशिका और एक आधारीय कोशिका का निर्माण होता है। ये जो शीर्षस्थ कोशिका होती है यह मुख्य रूप से निभाग की ओर और आधारीय जो कोशिका होती है ये मुख्य रूप से बीजांड द्वार की ओर विद्यमान होती है। शीर्षस्थ कोशिका में अनुदैर्घ्य एवं जो आधारीय कोशिका होती है उसमें अनुप्रस्थ विभाजन लगभग 7 होता है। अनुदैर्घ्य विभाजन से बनने वाली दोनों शीर्षस्थ कोशिकाओं में पुनः विभाजन के लंबवत अनुदैर्घ्य विभाजन होता है जिससे कि 4 कोशिकाओं का एक समूह बनता है जिसे हम चतुष्टांश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चतुष्टांश। तो देखिए ये कौन सी होगी? 1, 2, 3 और 4। इन चतुष्टांकों में एक पुनः मुख्य रूप से अनुप्रस्थ विभाजन होता है और होने से एक अष्टांशक यानी ओक्टेंट बनता है। अष्टांशक की प्रत्येक कोशिका में मुख्य रूप से परिणत विभाजन होता है। तो देखिए इसमें भी परिणत विभाजन होता है, इसमें भी होता है और इसमें भी होता है। परिणत विभाजन होने से एक 8 कोशिकीय बाह्य परत, बाह्य त्वचाजन जिसे हम बोलते हैं डर्मेटोजन। तो देखिए डर्मेटोजन क्या है?
ये जो अष्टांशक है इनकी प्रत्येक कोशिका में परिणत विभाजन होता है और परिणत विभाजन होने से एक 8 कोशिकीय बाह्य परत का निर्माण होता है जिसे हम डर्मेटोजन कहते हैं तथा एक 8 कोशिकीय आंतरिक परत का निर्माण भी होता है। बाह्य त्वचाजन अनेक अपनतिक विभाजनों के द्वारा भ्रूण की बाह्य त्वचा यानी एंडोडर्मिस बनाती है। आंतरिक कोशिकाओं में मुख्य रूप से बीजपत्राधार बनता है। आंतरिक संरचना से क्या बनता है? बीजपत्राधार, बीजपत्र। तो देखिए बीज पत्र के भरण विभजोतक तथा पराग एदा तंत्र बनते हैं। आधारीय कोशिका अनुप्रस्थ विभाजन के फलस्वरूप 7 से 10 कोशिका लंबा एक निलंबक बनाती है। निलंबक की जो अंतिम कोशिका है वो मुख्य रूप से फूल जाती है जिसे हम चुष्कांग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चुष्कांग। तो चुष्कांग क्या हो गया कि निलंबक की अंतिम कोशिका फूलकर चुष्कांग कोशिका बनाती है जो भ्रूणपोष से पोषक पदार्थों के अवशोषण का कार्य करती है। तो चुष्कांग का काम क्या हो गया? भ्रूणपोष से पोषक पदार्थों के अवशोषण का कार्य करना। निलंबक के भ्रूणीय सिरे की ओर स्थित कोशिका अंतःस्फीतिका कहलाती है जो मूलांकुर के साथ मुख्य रूप से प्रांकुर का शीर्ष बनाती है। ये जो हाइपोशिस है वो मुख्य रूप से क्या करती है? मूलांकुर के साथ में जो मूलांकुर के साथ में इनका शीर्ष बनाती है। शीर्षस्थ कोशिका के विभाजन के फलस्वरूप बनी कोशिकाओं में लगातार विभाजन के बाद में जो भ्रूण होता है वो पहले मुख्य रूप से गोलाकार होता है लेकिन बाद में हृदय की आकृति का हो जाता है। इस भ्रूण में मुख्य रूप से 2 पालियां बनने लगती है जो बीजपत्रों में विकसित हो जाती है। पालियों के बीच स्थित खांच के आधारीय भाग से मुख्य रूप से प्रांकुर का निर्माण होता है। यानी पालियों के बीच स्थित खांच के आधारीय भाग से किसका निर्माण होता है? प्रांकुर का। इसलिए भ्रूण में प्रांकुर की स्थिति शीर्षस्थ एवं बीजपत्रों की स्थिति पार्श्वी होती है। परिपक्व जो भ्रूण होता है उसमें 2 बीजपत्रों तथा भ्रूणीय अक्ष में विभेदित किया जा सकता है। यानी जब भ्रूण पक जाता है तो 2 बीजपत्रों तथा भ्रूणीय अक्ष में विभेदित किया जाता है। भ्रूण अक्ष का बीजपत्रों के स्तर से ऊपर का भाग, यानी जो भ्रूण अक्ष है इससे ऊपर का जो भाग है उसे बीजपत्रोपरिक कहते हैं, लेकिन जो नीचे का भाग है उसको हम क्या बोलते हैं? बीजपत्राधार। तो आप नोट करेंगे बीजपत्राधार किसे कहते हैं? भ्रूण अक्ष का बीजपत्रों के स्तर से ऊपर का जो भाग है उसे तो बोलते हैं हम बीजपत्राधार, और जो ऊपर का भाग है उसे बोलते हैं बीजपत्राधार, और नीचे का भाग है जिसको हम क्या बोलते हैं? ऊपर का भाग है इसको हम बोलते हैं बीजपत्रोपरिक, और नीचे का भाग है वो क्या कहलाता है? बीजपत्राधार। बीजपत्रोपरिक के शीर्ष पर प्रांकुर स्थित होता है। तो देखिए जो बीजपत्रोपरिक है उसके साथ में क्या होता है? प्रांकुर। तो यहाँ पर होता है बीजपत्राधार। बीजपत्रों में भोजन संचित होता है जो बीज के अंकुरण के समय नवोद्भिद को स्थापित करने के लिए प्रयुक्त होता है। अब मैं आपको एक परिभाषा बता रहा हूँ बच्चों, आप नोट करेंगे। देखिए बीजपत्रोपरिक व बीजपत्राधार। देखिए बीजपत्राधार व बीजपत्रोपरिक भ्रूणीय अक्ष के भाग है। ये दोनों ही क्या है? भ्रूणीय अक्ष के भाग है। भ्रूणीय अक्ष का बीजपत्र से जुड़ाव से जो नीचे का भाग है उसे बोलते हैं बीजपत्राधार, और बीजपत्राधार के नीचे मूलांकर विद्यमान होता है। दूसरी ओर भ्रूणीय अक्ष का बीजपत्र से जुड़ाव से जो ऊपर का भाग है बच्चों, जो ऊपर वाला भाग है उसे बोलते हैं बीजपत्रोपरिक, और नीचे वाला भाग क्या कहलाता है? बीजपत्रोधार। और बीजपत्रोपरिक के ऊपर प्रांकुर विद्यमान होता है। आज के वीडियो में बच्चों हम इतने पढ़ेंगे, आगे का टॉपिक पढ़ेंगे हम बाद में। आप साथ साथ नोट्स भी बनाएंगे। किसी भी प्रकार की समस्या हो तो मेरे से संपर्क करें।